नमस्कार, मेरा नाम अनिल डॉलर है और ओकेलैब्स के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगा जो कि हम प्योरली एजेक्स के थ्रू करने जा रहे हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप उसका सोर्स कोड मैनेज करिए। सबसे पहला जो वर्क होगा, मैं अपनी एक रिपोजिटरी बनाऊंगा और यहाँ पर आप अपनी रिपोजिटरी का नेम आप लिखिए ajax_registration। ठीक है, एक रीडमी फाइल आप ऐड कर लीजिएगा और क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करिए। आपकी रिपोजिटरी क्रिएट होने के बाद आपको ये देखना है कि आपका XAMPP का भी वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ है। तो इसने बता दिया है कि मैं डी के अंदर XAMPP के अंदर हूँ। कंट्रोल पैनल में ही थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना, अगर आपने अपनी मशीन में एक से ज्यादा XAMPP इंस्टॉल कर रखे हैं और कभी कंफ्यूजन हो कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, किस htdocs में हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ से देख लेना है कि हमारी वर्किंग XAMPP की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी क्या है। ठीक है, सो मैं डी के अंदर XAMPP में वर्क कर रहा हूँ। सो आप जाइए डी के अंदर XAMPP के अंदर और अपना एक डायरेक्टरी बनाइए। सो डी के अंदर गए, हम XAMPP के अंदर गए, htdocs के अंदर है, मेरा एक फोल्डर बना हुआ है और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ ajax_registration। ठीक है, ये मेरा ajax_registration है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी रिपोजिटरी को आप क्लोन कर लीजिए। इस पूरी रिपोजिटरी में अभी मेरे पास सिर्फ readme.md फाइल के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये मेरी रिपोजिटरी का मैंने लिंक यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आप क्या करिए, git bash here ओपन किया आपने और यहाँ पर आपने लिखा git clone और shift insert आप प्रेस करेंगे, स्पेस देंगे और एक डॉट लगाएंगे और एंटर करेंगे। क्योंकि वो पब्लिक रिपोजिटरी है तो डायरेक्ट क्लोन हो जाएगी, कोई यूजर नेम और पासवर्ड आपसे नहीं मांगेगा। ठीक है, आप देखिए कि मेरा पूरा प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग हो रही है। गिट जो है हमारे सोर्स कोड को, हमारे प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहा है। अब आप अपना फेवरेट एडिटर, जो भी आपका फेवरेट एडिटर है वो चूज कीजिए। मेरे केस में मैं जो अपना फेवरेट एडिटर जो यूज कर रहा हूँ वो Notepad++ है। ठीक है, आप अपने Notepad++ को फ्रीक्वेंट अप टू डेट भी रखा करें, कुछ नए फीचर्स आए तो वो आप ला सकते हैं। ये वर्कस्पेस एरिया आप यहाँ से इस बटन से आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ऐड किया मैंने, यहाँ पर माय कंप्यूटर में गए, डी ड्राइव में आपको जाना है, XAMPP के अंदर आप गए, XAMPP के अंदर आपको जाना है और htdocs के अंदर जाना है, अनिल और ajax रजिस्ट्रेशन वाला जो मैंने फोल्डर बनाया उसको आपको सिलेक्ट करके वर्कस्पेस यहाँ पर ऐड करना है। अब यहाँ पर सबसे पहली फाइल आप बनाते हैं, इसको ही मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ registration.php। ठीक है, अब इस रजिस्ट्रेशन पेज में कुछ ना कुछ बेसिक HTML होना चाहिए, इसलिए बेटर है कि मैं W3C स्कूल्स पे जाके बूटस्ट्रैप का एक बेसिक स्टार्टर टेम्पलेट है वो मैं यूज कर लूँ। सो लर्न बूटस्ट्रैप पे जाना है आपको, BS4 B4 बूटस्ट्रैप 4 वर्जन पर, गेट स्टार्टेड पे गए, नीचे जाना, जो बेसिक HTML का स्टार्टिंग कोड है वो कॉपी पेस्ट कर लेना है। चूंकि हमारे पास समय नहीं है इसलिए हम इसको कोड को जस्ट कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। प्रॉपर आप एक इंडेंट कर लो अपने कोड को। स्क्रिप्ट टैग्स जितने भी होते हैं वो हमेशा बॉडी के क्लोजिंग से पहले रखने में बेनिफिट है आपको, हालांकि हेड पर भी रख सकते हो। मैंने कंटेनर को खाली किया। मैंने इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कंटेनर और कंटेनर फ्लूड में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद चूंकि हम एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर जा रहे हैं तो हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए, डेटाबेस में टेबल होनी चाहिए और टेबल में रिकॉर्ड्स नहीं रखने हैं क्योंकि रिकॉर्ड्स जो इंसर्ट होंगे यहाँ फॉर्म के थ्रू होंगे। तो सबसे पहले हम गए हमारे डेटाबेस सर्वर पर। सो लोकल होस्ट आपको लिखना है, /php_myadmin आपको लिखना है और आपने एंटर किया। अगर आपका php_myadmin ओपन नहीं हो पाता है तो आप MySQL पे जाना और एक बार और एडमिन टैब पर आप क्लिक कर देना।
ये प्रोसेस हो रहा है, आपका PHP MyAdmin ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना डेटाबेस बनाना है। मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ एजेक्स रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर डीबी नाम से। थोड़ा MySQL स्लो परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा वेट करिएगा इस बटन पे क्लिक करने के बाद। और यदि आपका कंसोल टैब पर एक्सपर्टीज है तो आप डायरेक्टली कमांड के थ्रू भी अपने डेटाबेस और टेबल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर एजेक्स अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर डीबी नाम से मैं क्या करता हूँ, एक डेटाबेस बनाता हूँ। ठीक है, अंडरस्कोर का जो सफिक्स है वो आप लगा भी सकते हैं और ये ऑप्शनल है। आज मैं इसका सफिक्स नहीं लगा रहा हूँ। एजेक्स रजिस्ट्रेशन नाम का डेटाबेस बना लिया। अब आप जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसके अंदर जो यूजर का रजिस्ट्रेशन होता है वो उसके लिए आपको सिर्फ यूजर्स टेबल बनानी है। सो ये मेरा डेटाबेस बन गया है। आप देखिए यहाँ पर मैं एक्सपैंड करूंगा एजेक्स रजिस्ट्रेशन। सो एक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम में सिर्फ एक ही टेबल काम आएगी, वो यूजर्स टेबल है। सो यहाँ पर मुझे एक यूजर्स नाम से टेबल बनाऊंगा। मैं यहाँ पर एक सफिक्स जो है अंडरस्कोर TBL वो हम यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप यूजर्स रखिए। एक जनरल एक प्रिंसिपल होता है कि टेबल के नाम हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, ये एक प्रिंसिपल है, तो वो प्रिंसिपल को मैं फॉलो करूंगा। इसको यूजर की बजाय मैं यूजर्स नेम ले लूंगा, बट कोई ऐसा रूल नहीं है। बट आप जो अपनी टेबल्स बनाएं हमेशा प्लूरल फॉर्म में बनाएं। उसके बाद आप अपने कॉलम्स डिसाइड कर लीजिए कि मेरे यूजर्स के लिए मुझे कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बेसिक अभी मैं 6 कॉलम ले रहा हूँ। तो ध्यान रखिए मैं अभी जो है एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए टेबल सिर्फ एक ही रहेगी रजिस्ट्रेशन के लिए, और लॉगिन सिस्टम के लिए टेबल एक ही रहेगी, दो अलग अलग टेबल्स हमें नहीं बनानी है। उसके बाद आपने आईडी दिया इंटीजर, और अनसाइंड आपको लेना है, प्राइमरी की लेना है। गो पे आपने क्लिक किया और इसको मैंने सेव किया। ऑटो इंक्रीमेंट पे आपको क्लिक करना है। ये फर्स्ट नेम लिखा, मैंने लास्ट नेम लिखा, और यहाँ पर मैंने उसका यूजर नेम लिखा, और यहाँ पर मैंने उसका पासवर्ड लिखा, और यहाँ पर मैंने उसका क्रिएटेड एट लिखा। ठीक है, इन सबको वेर कर दो आप, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर नेम पासवर्ड सबको वेर कर देना। क्रिएटेड एट को आपको जो है वो टाइम स्टैम्प देना है, और टाइम स्टैम्प की जो वैल्यू है डिफॉल्ट वैल्यू वो आपको करंट टाइम स्टैम्प देना है। इससे ये होता है कि जब यूजर की एंट्री होती है आपके डेटाबेस में उस समय का डेट और टाइम आ जाता है, जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि इस यूजर ने आपके डेटाबेस में किस दिन और किस समय रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद वेयर की आपको हर वेयर की आपको साइज देनी है। तो जनरली 255 मैक्सिमम है, तो आप मैक्सिमम दे दीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। बल्कि वेयर एक फ्लेक्सिबल डेटा टाइप है, और जितना डेटा मैक्सिमम लेंथ 255 है, बट आप इनिशियलाइज करते समय अगर आप कम कैरेक्टर में इनिशियलाइज करता है तो ऑटोमेटिकली ये मेमोरी या उसके बाइट्स रिलीज कर देता है। तो ये फ्लेक्सिबल टाइप का डेटा टाइप है। अब आपको यहाँ पर जाना है, सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ये डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब जाके आपको अपना बूटस्ट्रैप फॉर्म पे जाना है, बूटस्ट्रैप फॉर्म्स में, और एक बेसिक एक स्टार्टर टेम्पलेट का जो फॉर्म है वो जस्ट आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो दो टाइप के फॉर्म में स्टैक्ड है और इनलाइन फॉर्म में किस टाइप का फॉर्म लेना है आप वो आप देख लीजिए। सो मैंने ये फॉर्म लिया, कॉपी किया, यहाँ पर गए, कंटेनर के अंदर पेस्ट किया। इंडेंटेशन स्टार्टिंग में बिगड़ेगा थोड़ा सा, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना
फील्ड्स ले लीजिए। सो यहाँ पर मैं फील्ड्स बढ़ा देता हूं, पेस्ट, पेस्ट। सो सबसे पहला क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैंने लिख दिया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लास्ट नेम। सो लास्ट नेम, ये लेबल का नेम दे दिया। यहाँ पर उससे उसका क्या ले लेते हैं, यूजर नेम ले लेते हैं, यूजर नेम, और यहाँ पर पासवर्ड लिया। और एक और पासवर्ड लेना पड़ेगा जो कि कंफर्म के लिए, कि आपको पासवर्ड कंफर्म करने पड़ेंगे, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पर ये इसके आईडी अब चेंज कर लेते हैं। ये क्या है, एफ नेम है, आईडी मैंने क्या दिया, एफ नेम। इसके अंदर फॉर एट्रीब्यूट आता है, फॉर बिलोंग करता है आईडी को, तो जो आईडी दे रखी है वो के वही फॉर्म में, लेबल के फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद टाइप, ये क्या है, टेक्स्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट नेम एट्रीब्यूट, यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट हमें देना है, तो इसको मैंने नेम एट्रीब्यूट एफ नेम दे दिया। उसी तरीके से ये क्या है, एल नेम है, लास्ट नेम है, सो इसको आईडी एल नेम दिया, इसको फॉर में भी एल नेम दिया। टाइप क्या देंगे, टेक्स्ट देंगे, और यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट यहाँ पर हम देंगे, ये एल नेम दिया। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोड्स कभी मिसिंग ना हो जाए। सो एंटर योर एल नेम, एफ नेम आपने दिया, यूजर नेम आपने देना है, तो यहाँ पर आपने ये यूजर नेम दिया, ये यू नेम दे दिया मैंने, आईडी यू नेम दिया हुआ है, इसको यू नेम दिया हुआ है, इसको आप टेक्स्ट दे दो, और अगेन यहाँ पर आपको नेम एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, ये यू नेम। पासवर्ड, तो इसको मैंने लिख दिया पासवर्ड, ठीक है, इसको पासवर्ड दिया, फॉर में गए पासवर्ड, टेक्स्ट टाइप इसका पासवर्ड ही होगा, और यहाँ पर नेम इसका क्या होगा, पासवर्ड। इसका आईडी क्या होगा, सी पासवर्ड होगा, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड। सो सी पासवर्ड, कुछ भी दे सकते हैं आईडी, बट मैं सी पासवर्ड दे रहा हूं, तो फॉर में भी सी पासवर्ड, और टाइप सिर्फ पासवर्ड होगा, और यहाँ पर नेम क्या होगा, सी पासवर्ड, ठीक है। रिमेंबर मी आ गया है, सेव किया और आउटपुट देखा। आउटपुट देखने के लिए आप अपना नया टैब ओपन कीजिए, लोकल होस्ट मैंने किया इंटर, और शायद अनिल, और मैं इंटर किया अनिल के अंदर, और मैं अपने प्रोसेस को देखूंगा कि एजेक्स रजिस्ट्रेशन वाला फाइल बना हुआ है, और कोई फाइल नहीं बनी हुई, ऐसा क्यों। डी के अंदर, एजेक्स के अंदर ये मैंने फाइल बना रखी है, एजेक्स लॉगिन 2 के नाम से है ना। सो एजेक्स रजिस्ट्रेशन की बजाय एजेक्स लॉगिन 2 के नाम से मैंने शायद एजेक्स लॉगिन 2 रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो फाइल थोड़ा गलत जगह मैंने स्टोर कर दिया है, ये फाइल जो है मैंने अलग जगह स्टोर कर दिया, तो इसका मैं सेव एज कर लेता हूँ। सेव एज किया मैंने, और इसको एजेक्स रजिस्ट्रेशन के अंदर मुझे सेव करना पड़ेगा। इस फाइल को यहाँ से क्लोज करो, क्योंकि वो अलग फाइल है। अब यहाँ पर मैंने किया, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से आप गए, और आपको एजेक्स रजिस्ट्रेशन पे जाना है, इस फाइल पे क्लिक करना है। तो बेसिक एक टेम्पलेट आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और उसके बाद आपको डिटेल्स डीबी में भेजनी है। इतना होने के बाद आप सबसे पहला टेस्ट आपको ये करना है कि सारी डिटेल्स फीड करो। सो मैं अपनी डिटेल्स फटाफट फीड कर देता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैंने सब कुछ फीड कर दिया, और क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यूआरएल पर ध्यान देना है कि जितनी इंफॉर्मेशन आपने फिल करी थी, क्या उतनी इंफॉर्मेशन यूआरएल पर एक क्वेश्चन मार्क के बाद सारी इंफॉर्मेशन जा रही है कि नहीं जा रही है। तो फर्स्ट नेम जा रहा है, लास्ट नेम जा रहा है, यू नेम जा रहा है, पासवर्ड जा रहा है, कंफर्म पासवर्ड जा रहा है, बट सबमिट बटन नहीं जा रहा है, तो सबमिट बटन लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये दूसरे पेज पे जंप कर गया, एक्शन पेज डॉट php। सो ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक्शन दे रखा है हमने, फॉर्म के अंदर जो एक्शन है ना, उसको आप हटा देना। वो उस केस में हटाना है जब आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस मेथड के थ्रू करने जा रहे हैं, एजेक्स के थ्रू करने जा रहे हैं, क्योंकि एजेक्स मेथड के अंदर एक्शन जो है, यूआरएल जो है, हम खुद डिफाइन करते हैं। तो फॉर्म के अंदर जो एक्शन है उसकी हमें जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको अपना जो एक्शन है वो हटाना है।
उसके बाद आपका जो सबमिट बटन है, टाइप सबमिट दे दिया और इसको भी आप नेम क्या दे सकते हो, सबमिट दे दिया। बैक किया, रिफ्रेश करेंगे, वापस से फटाफट मैंने इंफॉर्मेशन फिल करी और सबमिट बटन पे क्लिक किया। ये देखिए वापस से मेरी इंफॉर्मेशन जा रही है। अब सर्वर पर किसी न किसी पेज पर मुझे जो है ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, इसलिए आप अपनी एजेक्स जो फाइल है जहां पर रिक्वेस्ट आएगी, प्रोसेस होगी, उस फाइल को आप डिफाइन कर लीजिए। सो यहाँ पर मैं एक नई ब्लैंक फाइल ले रहा हूं और इस फाइल को मैं सेव करूंगा और इस फाइल को मैंने सेव कर लिया, ajax.php के नाम से मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है PHP ब्लॉक स्टार्ट करना है और यहाँ पर सिंपल सा भी मैं एको करवा देता हूँ। ओके, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि चूंकि ये मेथड हम एजेक्स के थ्रू करने जा रहे हैं तो सेम एजेक्स फाइल पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आएगी, तो ये एक्शन जो होगा उसका हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मान लीजिए वापस से मैंने एक डिफाइन किया, फर्स्ट नेम जा रहा है, लास्ट नेम जा रहा है, यूजर नेम जा रहा है, पासवर्ड जा रहा है, कंफर्म पासवर्ड जा रहा है, बट एक्शन नहीं जा रहा है। पता ही नहीं चलेगा ajax.php को कि भाई ये डाटा किस लिए आ रहा है, कौन से एक्शन के लिए आ रहा है। सो उसके लिए आप सिंपल सा ऐसा करें, फॉर्म के अंदर जाएं, फॉर्म के अंदर कहीं पे भी, फॉर्म के अंदर और सबमिट बटन से पहले, कहीं पे भी सबमिट बटन से पहले कहीं पे भी आप क्या डिफाइन कर सकते हो, एक हिडन फील्ड्स डिफाइन कर सकते हो। जनरली हिडन फील्ड्स में जो हूँ पर्सनली, फॉर्म का जहाँ स्टार्टिंग हो रहा है वहीं पर मैं अपने इनपुट हिडन फील्ड्स डिफाइन कर सकता हूँ। सो आपको एक इनपुट लेना है, इनपुट का क्लोज टैग नहीं होता है, जैसे डिव का स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग होता है, लेबल का स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग होता है, उसी प्रकार से इनपुट का जो है सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग नहीं होता है। तो सिर्फ इनपुट लेना है और यहाँ पर आपको उसका टाइप डिफाइन करना है आपको। सो यहाँ से मैंने हिडन दिया, ठीक है। सो इनपुट टाइप हिडन दिया और नेम यहाँ पर आप दे दो एक्शन और वैल्यू मैंने यहाँ पर दिया, रजिस्ट्रेशन। चूंकि मेरा ये क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। सेव किया, क्वेरी स्ट्रिंग को आप रिमूव करें और एक फटाफट एक डेटा मैंने फिल किया, सबमिट बटन पे क्लिक किया। देखिए एक्शन क्या जा रहा है, रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, है ना, सारी इंफॉर्मेशन जा रही है। अब ये इवेंट तो क्या हो गई, क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू जा रही है, मगर ये पूरा डाटा हमें किसके थ्रू भेजना है, एजेक्स के थ्रू जाना है। इतना प्रोसेस कंफर्म होने के बाद आपको जो है एजेक्स का कोड लिखना है। तो अब एजेक्स का कोड क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट का कोड होता है और जावास्क्रिप्ट का कोड आप जो है जनरली बॉडी के क्लोजिंग से पहले आपको लिखना है। सो बॉडी के क्लोजिंग से पहले गया, जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो आपको जो है स्क्रिप्ट टैग लिखना है, स्क्रिप्ट का स्टार्ट, स्क्रिप्ट का क्लोज, और यहाँ पर जो है हमें पेज लोड इवेंट के लिए चेक करना है। सो यहाँ पर आपको लिखा चेक फॉर पेज लोड, चेक फॉर पेज लोड। सो उसका जो पेज लोड इवेंट का जो तरीका है वो $document.ready करके एक फंक्शन होता है, $function.ready। अगेन यहाँ पर jQuery के अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, बस अगर वो याद रख लिया तो पूरा jQuery में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। $selector.action। तो थोड़ा सा इस फॉर्मूले से आप कंपेयर करवाओ जो मैंने अभी लिखा है। सो डॉलर फंक्शन, सो ये देखिए ये पैटर्न मैच हो रहा है। उसके बाद रेडी मेरे लिए क्या है, एक्शन है। सो यहां पर सिलेक्टर में मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट के रेडी होने पर कुछ काम करना है, मतलब डॉक्यूमेंट मेरा लोड हो जाए उसके बाद मुझे कुछ परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा $document.ready। और क्या काम करना है उसके लिए मुझे एक से ज्यादा लाइन लिखना पड़ेगा, इसलिए मुझे एक फंक्शन यहां पर सप्लाई करना है। सो यहां पर मैंने एक फंक्शन लिखा, पैरेंथेसिस स्टार्ट, पैरेंथेसिस क्लोज, कर्ली ब्रेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेस क्लोज, यह आपने लिखना है और इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में आना है और एंटर करना है। उसके बाद आप अलर्ट करवा लो।
तो आपको पता चल जाएगा कि पेज लोड हुआ कि नहीं हुआ। और ये क्या है, इस पूरे कोड को मैं फटाफट क्या करता हूं, यहां पर गेट पे अपलोड कर। सो गेट ऐड डॉट, ये मेरा स्टेज हुआ कोड, फिर गेट कॉमेट डैश एम और एजैक्स रजिस्ट्रेशन, और गेट पुश। तो ये जितना भी कोड है लाइव रिपोजिटरी पे आ जाएगा जो अभी तक मैंने लिखा है। मेरा जो लाइव रिपोजिटरी का यूआरएल है वो आपको पता है ही, ठीक है। आप github/anil करके इंटर करेंगे इंटरनेट पर कहीं पे भी, तो आप मेरी जो पब्लिक रिपोजिटरी है उनको आप देख पाएंगे, बट प्राइवेट रिपोजिटरियों को नहीं देख पाएंगे। सो उसी में से मैंने एक जो है पब्लिक रिपोजिटरी आज जो बनाई है वो जो है वो एजेक्स रजिस्ट्रेशन करके बनाई है। ये एजेक्स रजिस्ट्रेशन की, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, रेडी होने के बाद आपको अपने फॉर्म को टारगेट करना पड़ेगा। सो आपका फॉर्म ये रहा, और फॉर्म को टारगेट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो फॉर्म को आप आईडी दे दो, या फॉर्म को आप क्या दे दो, क्लास दे दो। तो इन दो तरीके से टारगेट कर सकते हैं, बट टारगेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बेस्ट और सबसे आसान है क्लास। फॉर्म को क्लास दे के टारगेट किया जा सकता है। सो यहाँ पर मैंने फॉर्म को क्लास दिया। क्लास का नाम क्या देना है, कुछ भी दे सकते हैं। चूंकि आपने बूटस्ट्रैप सीख रखा है तो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सी मेरी क्लास है, कौन सी बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो हमेशा आप अपनी खुद की क्लासेस को आप अपने नेम से प्रीफिक्स कर सकते हो। तो मैंने इसको बोल दिया माय फॉर्म, ठीक है, a_my form। अब यहां पर आपको जाना है, अगेन सिलेक्टर डॉट एक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा। सो सिलेक्टर में कौन सा सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर। सो डॉट का मतलब होता है क्लास, और हैश का मतलब होता है आईडी। सो यहां पर मैंने दिया सबमिट। अब ये अगेन यहां पर कॉल बैक फंक्शन अप्लाई करना है। यहां पर आपने अलर्ट किया और अगेन आपने किया ओके, सेव किया, यहां पर गए, रिफ्रेश किया, मैं डिटेल फटाफट फिल कर देता हूं और सबमिट बटन पे क्लिक किया। देखो ओके ओके आ रहा है। इसका मतलब सबमिट इवेंट पर मैंने jQuery की मदद से एक मेरा अलर्ट प्रॉम्प्ट करवा लिया। मगर प्रॉब्लम है, जैसे ही ओके पे क्लिक किया पेज मेरा रिफ्रेश होके यूआरएल पे पैरामीटर्स आ गए। एजेक्स अगर आप कर रहे हो तो एजेक्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डेटा को भेजना या डेटा को सर्वर से मंगवाना बगैर पेज रिफ्रेश किए हुए। अभी पेज रीलोड हो गया। जैसे ही मैंने डिटेल्स फीड करी और जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा अलर्ट आया, और जैसे ही ओके करूंगा तो यहाँ पर देखना मेरा पेज रिफ्रेश हो जाएगा। ये पेज रिफ्रेश हो गया। वो पेज रिफ्रेश हो गया तो काय का एजेक्स है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेज रिफ्रेश को रोकना है। तो कैसे रोक सकते हैं, जैसे ही सबमिट इवेंट में आप जाएंगे, यहाँ पर एक ई लेना, ई फॉर इवेंट, और इवेंट डॉट ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इसका मतलब हो गया है कि आप jQuery को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो इवेंट हो रही है, जिस भी ऑब्जेक्ट पर इवेंट हो रही है, फॉर्म पे इवेंट हो रही है, तो फॉर्म की इवेंट जो उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है या डिफॉल्ट एक्शन उसको रोक दो। तो फॉर्म के सबमिट बटन पर डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि रिलोड करना। तो हमने jQuery को बोल दिया कि जो भी फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको प्रिवेंट कर दो, उसको रोक दो। तो यहां पर मैंने ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट किया। ई फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर इवेंट लिख दो, यहाँ पर अपना नाम लिख दो आप, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से मैं गया, वापस से मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने पैरामीटर फिल किए, ये क्लिक किया, ओके, देखो नहीं हुआ। इन वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ा। बट जितना कोड छोटा लिखेंगे उतना हमारा वेबसाइट लाइट एप्लीकेशन बनेगी। तो बजाय कि इवेंट लिखने की बजाय मैं प्रेफर करूंगा ई लिखूं, क्योंकि मेरा एक कैरेक्टर में काम हो रहा है। क्यों मैं इवेंट 4 कैरेक्टर्स बार बार लिखूंगा। शॉर्ट फॉर्म क्लासेस, शॉर्ट फॉर्म्स,
यहाँ पर सिलेक्टर में चाहता तो फॉर्म डॉट ए माई फॉर्म लिख सकता है, बट मैं कोडिंग डेवलपर ही डिसाइड कर सकता है कि वो अपनी एप्लीकेशन को लाइट वेट बना सकता है। तो टेक्निक वो यूज करनी है जहां से कम लाइन में काम हो जाए। सो मैंने यहाँ पर 4 कैरेक्टर यहाँ बचा लिए, यहाँ 4 कैरेक्टर यहाँ बचा लिए, है ना। इस तरीके से आपको वर्क करना है। सो प्रिवेंट डिफॉल्ट मैंने किया, उसके बाद एजेक्स रिक्वेस्ट परफॉर्म करनी है। सो एजेक्स रिक्वेस्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो जितना भी डाटा है आप वो कलेक्ट कर लो। सो जितना भी डाटा है वो मेरा फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। फॉर्म के अंदर जितनी भी इनपुट फील्ड है, अभी के केस में मेरी फॉर्म के अंदर कितनी इनपुट फील्ड है, 1 2 3 4 5, है ना। ये 5 फील्ड्स हैं। तो बजाय कि पांचों को अलग अलग एक्सेस करने के बजाय एक ही सिंगल कमांड से वो सारा डाटा मेरे पास आ जाए, तो अगेन सिलेक्टर डॉट एक्शन, इस फॉर्मूले को अगर आपने jQuery में ध्यान रख लिया सिलेक्टर डॉट एक्शन, तो आप सब कुछ सिलेक्टर डॉट एक्शन ही चल रहा है। सो डॉलर दिस का मतलब हो गया कि जिस पर इवेंट हो रही है उसका सारा के सारा डाटा मुझे क्या करके दे दो, सीरियलाइज करके दे दो। सीरियलाइज का मतलब हो गया है कि वो इस तरीके से आपको जमा के दे देगा, नेम वैल्यू एंड नेम वैल्यू, है ना। सो सारा ऐसा कि जमा के दे देगा आपको, और वो सारा वैल्यू कहाँ आ गया, डी के अंदर आ गया। आप जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल वार करके डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्स्ट करके डिफाइन कर सकते हैं, या फिर लेट करके डिफाइन कर सकते हैं। 3 तरीके, तीनों में से आप कोई सा भी यूज करें। अब आपका काम है, इसी ब्लॉक के अंदर अगला काम है एजेक्स रिक्वेस्ट परफॉर्म करना। तो एजेक्स रिक्वेस्ट परफॉर्म करने के लिए $.ajax नाम की एक पहले से बनी हुई निर्धारित एक जो है फंक्शन है, आपको उसको यूज करना है। तो $.ajax मेथड को कॉल करते समय यहां पर आपको एक कर्ली ब्रेस पास करना है। सो जावा स्क्रिप्ट में कर्ली ब्रेसेस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे हमारे PHP के क्लास के अंदर या ऑब्जेक्ट जो बनता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, उसके थ्रू हम किसी मेंबर को डिफाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार से जावा स्क्रिप्ट के इस कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमारे कुछ मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर्स कौन कौन होते हैं? वो मेंबर होता है T:\v। प्रॉपर्टी, पहला मेंबर होता है प्रॉपर्टी और दूसरा मेथड होता है मेथड। कंस्ट्रक्टर भी होता है, बट जनरली ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है URL, डेटा कहां भेजना है, क्या डेटा भेजना है, ठीक है। तो T:\v प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज का एजेक्स मेथड की प्रॉपर्टी का नाम बतावे, URL, डाटा, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपको इस पे रिसर्च करना है तो आप W3C की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पर आप मोर पे जाइएगा, और जो है आप एजेक्स की रेफरेंसेस में जाके आप देख सकते हैं, बहुत सारे इसके अंदर प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी। अगला जो कर्ली ब्रेसेस मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर 2 मेंबर होते हैं, प्रॉपर्टी होती है और मेथड्स होती हैं। तो मेथड, अब कौन सा मेथड है? सक्सेस कॉलन कॉलबैक फंक्शन, और यहाँ पर आपने सक्सेस डिफाइन करना है। सो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर 2 ही मेंबर होते हैं, एक तो होती है प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है और मेथड्स होती हैं। सो प्रॉपर्टी यहाँ पर अभी कंपलसरी, कोई भी एजेक्स रिक्वेस्ट कर रहे हो कंपलसरी आपको 2 प्रॉपर्टी तो है ही है कि आपको URL डिफाइन करना ही करना है और डेटा डिफाइन करना ही करना है। मतलब URL कहाँ रिक्वेस्ट करना है, सो मुझे रिक्वेस्ट ajax.php पे करना है, तो पूरा URL मुझे पता है, उस पूरे URL को कॉपी किया, पेस्ट किया, और लास्ट में ये registration.php की जगह में क्या लिख दूंगा, सिर्फ ajax.php। अभी ये काम मैं थोड़ा सा हार्ड कोडेड कर रहा हूं, बट आगे चल के आप ये सबको आप थोड़ा डायनेमिक कर सकते हो, आप होस्ट नेम डायनेमिकली PHP से पता कर सकते हो, बट अभी के लिए हम हार्ड कोडेड करेंगे। इस डी वेरिएबल को डायरेक्टली आप यहाँ स्ट्रिंग की बजाय, स्ट्रिंग को हटा देना, डायरेक्टली डी वेरिएबल आप कंकैटिनेट करवा देना। यहाँ पर सेव किया मैंने और जो है रिफ्रेश किया, और अब आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट पर ध्यान देना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट पर नेटवर्क टैब में आपको जाना है और यहाँ पर आप अपना डिटेल्स फिल करिए। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप गौर से देखिएगा आपकी रिक्वेस्ट जो है अब किस पेज पर परफॉर्म की गई है, ajax.php।
और यहाँ पर 200 आ गया, मतलब जिस फाइल के लिए आपने रिक्वेस्ट करी थी वो फाइल सर्वर पर अवेलेबल है और उस फाइल पर ये सारे पैरामीटर भेज दिए गए हैं। अब उस फाइल का काम है इन पैरामीटर्स को क्या करना है, रिसीव करना है और आगे की प्रोसेस करना है। सो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करके आपको एक सक्सेसफुली एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम बताऊंगा। इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं लास्ट का कोड वापस से कमिट कर देता हूं। सो कमिट करने की प्रोसेस git add dot git commit dash m और दिस इज माय अपडेट और git push। यदि आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो डायरेक्टली मेरी गिट रिपोजिटरी को आपको क्लोन करना है, बजाय कि आप मुझे व्हाट्सएप पे या आप मुझे यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं और आप मुझसे सोर्स कोड मांग रहे हैं। तो उसका एक तरीका होता है, उसका तरीका ये है कि आप मेरी रिपोजिटरी को गिट बैश से क्लोन कर लीजिए, वो पब्लिक होगी तो आराम से आपको मेरा जितना भी कोड मैंने अभी लिखा हुआ है आपको डायरेक्टली अपने मशीन पर, अपने लैपटॉप पर आपको सारा के सारा सोर्स कोड आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।